हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसीटीक्यू प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। जैसा कि आपको पता है कि जॉनटेक एक बीसीटीक्यू प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है जो कि एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम टारगेट कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम एसएससी जेई ने जो पेपर 23 मार्च 2021 को कंडक्ट करवाया था इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज का मेन फोकस रहेगा, इसके मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जितने भी सर्वेइंग के क्वेश्चन आए हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। The bearing of a line AB is 150 degree 15 minute and the angle ABC between line AB and BC is 110 degree 30 minute as shown in figure. What is the bearing of line BC? देखिए, आपसे लाइन BC की बियरिंग पूछी है। कैसे मेजर करेंगे? हमको ये एंगल मेजर करना है। बियरिंग पूछी है, सिंपल है। तो हमको ये जो एंगल है, ये बियरिंग हमको दे रखा है नॉर्थ से, ये भी नॉर्थ से है, तो BC की बियरिंग हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है। और ये ओवरऑल एंगल जो दे रखा है ABC, ये आपको दे रखा है 110 डिग्री और 30 मिनट। तो देखिए, हम अगर ये देख लें कि ये एंगल कितना है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल अगर हम फाइंड आउट कर सकें तो हम बता सकते हैं कि रिमेनिंग एंगल जो है वो कितना रहेगा, 110 में से माइनस कर देंगे। तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर रहेगा। ठीक है, इंटरनल एंगल है। तो इस तरह से आप ये दोनों एंगल जो है बराबर है। दिस इज थीटा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू, यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री 15 मिनट, दिस इज द थीटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और अब हमको बियरिंग कैलकुलेट करनी है। सो बियरिंग फॉर बियरिंग ऑफ BC इज इक्वल टू, इस थीटा को किस में से माइनस करना है? जो ओवरऑल एंगल है ABC। तो एंगल ABC माइनस थीटा। सो एंगल ABC है 110 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री 150 डिग्री 15 मिनट। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 260 45 माइनस 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ सॉल्व करने पर 80 45। कितना आएगा? 80 45। सिंपल है। यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, तो हमने इस एंगल को इस डेटा से कैलकुलेट किया, एंड जो रिमेनिंग 4 बियरिंग है इसको हमने इस डेटा से कैलकुलेट किया है। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आंसर होगा वो होगा 180 डिग्री 45 मिनट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्शन अप्लाइड फॉर ए टेप मेजरमेंट आइडेंटिफाई द करेक्शन विच इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव इन साइन। देखो, नेगेटिव हो सकता है बट हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज नेगेटिव वाला केस नहीं है। तो स्लोप करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव होता है, सैग करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव होता है, रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव होता है, लेकिन पुल की वजह से जो करेक्शन है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपसे यही पूछा है कि जो हमेशा नेगेटिव नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The following are some of the errors that find associated with total station survey work. Vertical collimation error, centering error, horizontal collimation error, eccentric error. Categorize the given errors as though due to temporary adjustment and the permanent adjustment. T4 temporary and P4 permanent adjustment. कुछ errors आपको यहाँ दी हैं with respect to the total station survey. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी टेम्परेरी है और कौन सी परमानेंट है। तो अगर मैं बात करूं आपसे यहां पर, तो सेंटरिंग एरर जो है वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट की वजह से डेवलप होती है कि अगर आप प्रॉपरली सेंटरिंग नहीं करते हैं तो सेंटरिंग एरर डेवलप होगी। और यहां पर जितनी भी हैं, वर्टिकल कॉलिमेशन एरर, हॉरिजॉन्टल कॉलिमेशन एरर एंड एसेंट्रिसिटी एरर, ये सभी सब परमानेंट एडजस्टमेंट की वजह से होती हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट की वजह से सेंटरिंग
एंड परमानेंट एडजस्टमेंट की वजह से वर्टिकल कॉलिमेशन एरर, हॉरिजॉन्टल कॉलिमेशन एरर एंड एसेंट्रिक एरर. Now, if the bearing of a side AB of a regular hexagon traverse A, B, C, D, E, A, F, A shown in figure is 36 degree 45 minute. तो bearing of AB आपको दे रखा है and the bearing of adjacent side BC of the traverse. BC की bearing आपसे पूछी है. तो देखते हैं एक बार, यहां पर BC की bearing आपसे पूछी. मैंने यहां पर रेफरेंस फ्रेम लगाया है. ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. देखो, हम यहां से हमें एंगल ये मेजर करना है, दिस इज द बियरिंग ऑफ BC, लेकिन मुझे ये एंगल पता है. और वो कैसे पता है, बहुत सिंपल सा तरीके से आप बता सकते हैं. दिस इज द बैक बियरिंग ऑफ AB. तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ AB, बैक बियरिंग ऑफ AB 180 माइनस 3645 मिनट. ये है, ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है बड़ा वाला एंगल, और इस एंगल को हमको मेजर करना है. तो देखिए, अगर मैं इसमें से यहां इसमें से ये एंगल और माइनस कर दूं, बैक बियरिंग ऑफ AB में से ये एंगल माइनस कर दूं, तो मुझे 4 बियरिंग ऑफ BC मिल जाएगी. और ये एंगल कितना होगा, तो ये रेगुलर हेक्सागन है. रेगुलर हेक्सागन है तो इसके इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री. तो ये हो जाएगा आपका 2n कितनी है, 6 माइनस 4 इंटू 90, तो ये हो गया आपका 720 डिग्री. ये सारे एंगल्स का सम है. रेगुलर हेक्सागन है तो सारे एंगल इक्वल हैं. सो एंगल थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 720 डिग्री, मतलब 720 डिग्री डिवाइड बाय 6. तो ये हो गया आपका 120 डिग्री. एक एंगल जो है, जो ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है आपको, ये 120 डिग्री का है. ओवरऑल एंगल पता है आपको, दिस एंगल, सॉरी, यहां पर जो 4 बियरिंग है, बैक बियरिंग ऑफ AB इज प्लस हो जाएगा. क्या होगा, ये प्लस होगा. क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंस होता है वो. तो बैक बियरिंग ऑफ AB माइनस 4 बियरिंग ऑफ AB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो ये प्लस हो जाएगा. तो अब हमको इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है. तो 4 बियरिंग ऑफ BC इज इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ AB माइनस थीटा. तो ये हो जाएगा 180 प्लस 3645 माइनस 120. तो यहां से बचेगा आपका कितना, 60. तो ये हो जाएगा 9645. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ 9645. ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है. दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं. एक तो 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होता है 180 डिग्री होता है. इफ दे आर नॉट, if stations are not affected by local attraction, then the difference of 4 bearing and back bearing for a line is exactly 180 degree. तो वो कंसेप्ट हमने यूज किया यहाँ पर. और एक सम ऑफ इंटरनल एंगल का कंसेप्ट यूज किया है. रेगुलर हेक्सागन है तो इसका मतलब ऑल दी एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पर हमने एक एंगल कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन ए लेवलिंग सर्वे वर्क, द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन टू ए स्टाफ स्टेशन आफ्टर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट. आफ्टर द शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, देखो हमने कोई यहां पर लेवलिंग की है और ये स्टाफ स्टेशन है. ड्रॉ कर लीजिए, कंफ्यूज होने से पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए. लेट सपोज ये क्या है, ये स्टाफ है. इसके बाद में हमने क्या किया है, हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया है. तो शिफ्ट कर दिया है तो हमने ये रीडिंग ली है. हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया है.
देन उसके बाद फर्दर रीडिंग्स लिए हैं स्टाफ, एंड फर्दर रीडिंग ली हमने यहां पर। तो अब देखना है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इससे पहले इंस्ट्रूमेंट से हम लगातार रीडिंग ले रहे थे, लेकिन ये चेंज पॉइंट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन ए लेबलिंग सर्वे वर्क द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन टू ए स्टाफ आफ्टर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। आफ्टर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद में पहली रीडिंग हमने कौन सी ली? बैक साइड। बैक साइड पहली रीडिंग यही ली थी हमने। एंड द लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन टू ए स्टाफ स्टेशन बिफोर इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आर। और इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से पहले कौन सी रीडिंग ली थी? दैट इज फोर साइड। इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद में तो ली है सबसे पहले बैक साइड, और उसके बाद में उससे पहले ली थी हमने फोर साइड। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस्पेक्टिवली बैक साइड एंड फोर साइड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था कि ये इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद में सबसे पहले रीडिंग कौन सी ली है? बैक साइड। और इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से पहले जो सबसे लास्ट रीडिंग जो ली है हमने, वो है आपकी फोर साइड। ठीक है। एंड द लास्ट रीडिंग टेकन टू ए स्टाफ स्टेशन बिफोर द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर बैक साइड एंड फोर साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी। देखो यहां पर, और पूछा क्या है? होल सर्कल बियरिंग। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो जो लाइन है, वो लाइन है अपनी किस क्वाड्रेंट में है? साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है। दिस इज द लाइन। और एंगल जो मेजर हो रखा है साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में, ये है 35, 31, 35, 31 डिग्री 35 मिनट। अब आपसे पूछा है कि होल सर्कल बियरिंग क्या होगा। तो वेरी सिंपल, आपको ये एंगल मेजर करना है, दिस एंगल। दिस इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 31 डिग्री 35 मिनट। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहां से सॉल्व करेंगे तो एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैलकुलेटर में। देखो यहां पे 180 डिग्री माइनस 31 35, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है लाइन, देन इट्स होल सर्कल बियरिंग इज इक्वल टू, आई थिंक इसमें कुछ आंसर मिस्टेक है। बाकी अगर ये एंगल जो आ रहा है, ये तो आपका आ रहा है 148 डिग्री 25 मिनट। सिंपल लॉजिक है बेसिकली। आपको क्यू भी दे रखी है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंटल बियरिंग दे रखी है, और आपसे होल सर्कल बियरिंग पूछा है। सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो। तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो लाइन है, इसका एंगल बनेगा 180 माइनस 31 डिग्री 35 मिनट। और सॉल्व करेंगे तो 148 25 मिनट यहाँ पर आपका आंसर आएगा। हो सकता है कोई डेटा यहाँ मिसप्लेस हो गया हो, बट जो कंसर्न है, लॉजिक है, वो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वेइंग। देखो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, कई बार मैं इसको बीसीटी को मैं सॉल्व करवा चुका हूं। तो सिंपल, इसके पीछे बहुत डिटेल में भी मैंने कई बार वीडियोस बनाई हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो जैसा कि आपको पता है, इसका आंसर क्या होगा? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वेइंग। और इस केस वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ये प्रिंसिपल अडॉप्ट क्यों किया है? क्योंकि इससे जो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर है वो प्रिवेंट होता है। यही इसका मेन कंसर्न है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सो करेक्ट आंसर इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखो लेवलिंग का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द फॉलोइंग रीडिंग्स वर ऑब्टेन ड्यूरिंग डिफरेंशियल लेवलिंग। रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट ए इज 240 मीटर। ए का आरएल दे रखा है। द फोर साइड एंड बैक साइड बिटवीन पॉइंट ए एंड TP1, टर्निंग पॉइंट 1 के बीच में हमने फोर साइड एंड बैक साइड ले रखी है, तो ये बैक साइड हो गई यहां पर, दिस इज बैक साइड, और ये हो गई हमारी फोर साइड। सिमिलरली ठीक है, फोर साइड एंड बैक साइड बिटवीन पॉइंट TP1 एंड TP2, तो यहां पर भी हमको फोर साइड और बैक साइड दे रखी है, दिस इज बैक साइड, दिस इज फोर साइड। एंड नाउ रेस्पेक्टिवली द बैक साइड फ्रॉम बी इंस्ट्रूमेंट को फिर से हमने शिफ्ट कर दिया और TP2 पर बैक साइड ली है 1.722। देन हाँ, व्हाट इज द RL एट टर्निंग पॉइंट TP2। आपसे जो RL है पूछा है वो किसका पूछा है, सिंपल टर्निंग पॉइंट 2 का RL पूछा है। तो देखिए सबसे पहले मुझे टर्निंग पॉइंट 1 का RL फाइंड आउट करना होगा। तो इसका RL अगर हम देखें तो देखो क्या होगा, इसका RL होगा RL ऑफ TP1, RL ऑफ TP1, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड क्या हो जाएगा, इस केस में आपका सिंपल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 240 प्लस बैक साइड 2.024, दिस इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, माइनस फोर साइड 1.420, ये है RL ऑफ TP1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे अभी एक साथ ही इसको। अब मुझे TP2 का RL फाइंड आउट करना है, तो वही RL ऑफ TP2, टर्निंग पॉइंट 2 का RL फाइंड आउट करना है। सो RL ऑफ TP1 प्लस बैक साइड है 1.986, दिस इज द बैक साइड, तो ये हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस माइनस फोर साइड 2.10, तो ये है RL ऑफ टर्निंग पॉइंट 2। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 240 इसकी वैल्यू रखते हैं अपन, प्लस 2.024 माइनस 1.420 प्लस 1.986 माइनस 2.10, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको RL मिल जाएगा। सो 240 प्लस 2.024 माइनस 1.420 प्लस 1.986 माइनस 2.1, 240.49 मीटर इज द RL ऑफ टर्निंग पॉइंट 2। तो 240.49 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो बढ़ा दी है, बट आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता है तब भी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट इन केस ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट। देखिए परमानेंट एडजस्टमेंट कौन सा नहीं है। अब ट्रांजिट थियोडोलाइट है तो उसमें कुछ फंडामेंटल एक्सेस होती हैं, तो फंडामेंटल एक्सेस जैसे मान के चलिए सबसे पहले उसकी वर्टिकल एक्सेस, ठीक है, उसके बाद ट्यूनियन एक्सेस, ठीक है, देन लाइन ऑफ कॉलिमेशन, देन अगर हम बात करें तो यहां पर एल्टीट्यूड बबल एक्सिस, ठीक है, प्लेट लेवल एक्सिस, लेट सपोज दिस इज द प्लेट लेवल, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल है ये,
तो ये कुछ फंडामेंटल एक्सेस मैंने यहां बनाई हैं, ठीक है। और इसमें मैंने यहां पर रखे हैं लेट, ये जो लाइन है एक प्लेट लेवल एक्सेस ये है, मान के चलो दिस वन, और क्योंकि 2 प्लेट लेवल होते हैं और एक है ये, आप इनको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो एक सिस्टमैटिक डायग्राम है और आप इसे क्लियरली समझ सकते हैं कि 2 नीचे प्लेट लेवल है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, एक्चुअली जो आपको ये नजर आ रहा है, सबसे पहले रिलेशन की बात करते हैं कि किस किस के बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो देखो, ट्यूनियन एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज ट्यूनियन एक्सिस, ट्यूनियन एक्सिस ये है अपर प्लेट या फिर हॉरिजॉन्टल सर्कल बोल देते हैं इसको। This one is vertical axis. These are the plate levels. ये है आपकी लाइन ऑफ साइट या एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एंड दिस इज एल्टीट्यूड बबल एक्सिस। एल्टीट्यूड एक्सिस। अब इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, ये इसके परमानेंट एडजस्टमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले अगर हम वर्टिकल एक्सिस और ट्यूनियन एक्सिस, जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल रहे हैं, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होनी चाहिए ये दोनों, पहला रिलेशन, ठीक है। दूसरा है लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कंसर्न है कि एल्टीट्यूड बबल एक्सिस और लाइन ऑफ कॉलिमेशन हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। एल्टीट्यूड बबल एक्सिस, सिंपल सी बात है, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो ये दोनों लाइन भी ट्यूनियन एक्सिस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। प्लेट लेवल एक्सिस खुद में आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, क्योंकि दोनों प्लेट लेवल जो लगे होते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे होते हैं। और जब ये हॉरिजॉन्टल है, प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल है, तो ये वर्टिकल एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होंगे इस तरह से। तो ये कुछ इनमें परमानेंट एडजस्टमेंट्स हैं। आप पढ़ लेते हैं यहां पर कौन कौन से एडजस्टमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, और पूछ क्या रहा है, ये नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, दैट इज द लाइन ऑफ साइट, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं इसको। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल एडजस्टेड टू द पैरेलल टू द लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अच्छा, ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल की बात कर रहा है, मतलब एक्सिस, एल्टीट्यूड एक्सिस की बात कर रहा है, और ये लाइन ऑफ साइट की बात कर रहा है। इन दोनों में इस तरह से एडजस्ट करो कि दोनों पैरेलल हो, तो ये एक परमानेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। जब ये प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल एडजस्टेड टू परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, बिल्कुल। एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल और वर्टिकल एक्सिस के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। तो जो रिमेनिंग है वही इसका रॉन्ग आंसर होगा, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ब्रिंगिंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क। ये जो है ये प्रॉपर एडजस्टमेंट जरूर है, लेकिन ये परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, और इसको हम बोलते हैं सेंटरिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, सेंटरिंग। और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये है टेम्परेरी एडजस्टमेंट, और इट इज नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से हम इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं ये। चलिए, तो अब ये यहां पर हम इवनिंग जो शिफ्ट है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। चलिए,
तो इवनिंग शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए? इट 50 मीटर टेप इज हेल्ड 2 मीटर आउट ऑफ द लाइन, व्हाट इज द ट्रू लेंथ? तो एक 50 मीटर टेप है, रखना ये जो लाइन आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये इसका क्या है? करेक्ट अलाइनमेंट है, जबकि आपने इसको प्लेस किया है इस जगह, आपने इसको यहां इस जगह प्लेस किया है। तो जो डिफरेंस आ रहा है अलाइनमेंट से, जो मिस अलाइनमेंट हुआ है यहां पर, वो मिस अलाइनमेंट है कितने मीटर का? 2 मीटर का। और यहां पर ए 50 मीटर टेप इज हेल्ड 2 मीटर आउट ऑफ लाइन, ठीक है? तो ये जो है ये 50 मीटर है। मेजर्ड लेंथ कितनी हो गई इसकी? एल डैश 50 मीटर। तो आपको ये करेक्ट लेंथ कैलकुलेट करनी है, अलाइंड लेंथ कैलकुलेट करनी है, दिस इज स्मॉल एल। तो पहले हमको करेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट इज इक्वल टू माइनस लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज डी, डी स्क्वायर बाई 2 एल डैश, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 50, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 100, दैट इज 0.04 मीटर। और साइन कैसा रहेगा इसका? नेगेटिव। तो करेक्ट लेंथ हो जाएगी यहां पर L इज इक्वल टू एल डैश प्लस सी मिस अलाइनमेंट 50 माइनस 0.04, तो ये है 49.96 मीटर। 49.96 मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्केल ऑफ ए मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो RF दे रखा है आपको 1:4000। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B in a map is 10 centimeter. The distance AB on the ground is in kilometer. किलोमीटर में पूछा है, तो पहले तो हम इसको इंजीनियर्स स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन मैप, दैट इज 10 सेंटीमीटर, अपॉन RF, तो अपॉन RF हो जाएगा हमारा 4000। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो इसको, ये हो गया सेंटीमीटर में, तो लेंथ डिस्टेंस ऑन ग्राउंड हो जाएगी आपकी 40,000 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 400 मीटर, और किलोमीटर में हो गया 0.4 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.4 मीटर। या फिर आप इसको इंजीनियर्स स्केल में भी कन्वर्ट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 1:400 का मतलब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। तो इसको हम और लिख सकते हैं 40 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। इट मीन्स 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स, ये मैप पे है और ये ग्राउंड पे है, ठीक है? सो ग्राउंड पर कितना रिप्रेजेंट करेगा ये? 10 टाइम्स 400 मीटर, इट मीन्स 0.4 किलोमीटर। सो करेक्ट आंसर इज 0.4 किलोमीटर। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपका आंसर सही आना चाहिए बस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट लाइन, मेन सर्वे लाइन इन चेन सर्वेइंग। देखिए इनमें से सबसे बड़ी लाइन कौन सी होती है चेन सर्वे में, और इसको बहुत ही ज्यादा जोर देके एम्फेसिस देके इसको पढ़ाया जाता है कि बेस लाइन इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द चेन सर्वे। बेस लाइन इज द लॉन्गेस्ट लाइन इन चेन सर्वे which is measured with very high accuracy. It is the line which divides the whole survey area into almost 2 equal parts, ठीक है? तो बेस लाइन जो है
चेन सर्वे में सबसे बड़ी लाइन है जो एरिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और इसको सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जाता है। इसलिए इसके मेजरमेंट में हम इनवार टेप का यूज करते हैं, इनवार टेप का यूज करते हैं, क्योंकि इनवार टेप मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है लीनियर मेजरमेंट में, टेप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड बाय 30 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 450 मीटर इफ द चेन वाज 0.2 links short, then find out the true length। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक मेजर्ड लेंथ कितनी है? 450 मीटर, ठीक है, मेजर्ड लेंथ है 450 मीटर। अब आपको यहां पर पता है कि जो चेन है उसकी डेजिग्नेटेड लेंथ जो है वो है 30 मीटर, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ चेन यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा l डैश अपॉन l, 450 डिवाइड बाय 30, मतलब इस 450 मीटर की लाइन को मेजर करने में हमने इस चेन को 15 बार यूज किया है। अब आपको पता है कि यहां पर जो चेन है वो कितने, या चेन की जो एक्चुअल लंबाई है दैट इज L डैश, इट इज इक्वल टू, इट इज फाउंड टू बी टू शॉर्ट, सो कितने लिंक शॉर्ट है ये? 0.2 लिंक। अब 0.2 लिंक का आप मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको पता है एक लिंक की जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, 200 mm। तो चेन जो है वो आपकी 0.2 इंटू 20 सेंटीमीटर टू शॉर्ट मिली है, मतलब 4 सेंटीमीटर छोटी मिली है हमको। इसका मतलब मीटर में अगर हम देखें तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 100, और ये मिलेगा आपको 0.04 मीटर टू शॉर्ट। तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 0.04 मीटर, ये इसकी एक्चुअल लंबाई है। तो ये हो जाएगा 29.96 मीटर। अब आपको पता लगे कि चेन की जो करेक्ट लेंथ है, चेन की जो एक्चुअल लेंथ है वो 29.96 मीटर। आपने चेन को कितनी बार यूज किया है? 15 टाइम्स यूज किया है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ है L, जिसको हम बोलेंगे करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन, दैट इज n इंटू, ये मैंने कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व किया है, n इंटू L डैश, तो यहां हो जाएगा 15 इंटू 29.96, ठीक है। आपसे पूछा है करेक्ट ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 29.96 इंटू 15, 449.4 मीटर, ठीक है। ये कुछ इसका आंसर आएगा। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार इसको क्रॉस चेक करके। यहाँ पे ये ठीक है, 20 सेंटीमीटर लिंक की लेंथ होती है, 30 मीटर ये हो गया, तो 30 माइनस 0.04 29.96 मीटर। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 15 टाइम्स 30, ठीक है। आंसर तो यही आना चाहिए, हो सकता है कोई मिसप्रिंटिंग हो, बट फिर भी दोबारा दूसरे कंसेप्ट से चेक करते हैं आंसर क्या आता है। दूसरा कंसेप्ट आपको पता है कि कई बार हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं, करेक्ट इज इक्वल टू रॉन्ग। हालांकि वो रॉन्ग और रॉन्ग यहां पर थोड़ा डेजिग्नेशन का अंतर आता है, इसलिए मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया है। अब करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन, तो लाइन को मैंने स्मॉल l से डिनोट कर दिया। करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन मैंने इसको यहां पर कैपिटल L से डिनोट कर दिया, जो उसकी ट्रू लेंथ है। टेप के लिए हम बोलेंगे ट्रू लेंथ। यहां रॉन्ग क्या हो जाएगा? रॉन्ग नहीं है, लाइन की लेंथ तो रॉन्ग आई गई, लेकिन अगर हम चेन की बात करें तो चेन में वो एक्चुअल हो जाएगा, एक्चुअल, तो ये हो जाएगा L डैश, ठीक है।
तो यहां हो गया L इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू एल डैश। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये एल डैश जो है ये आपका आएगा 29.96 अपॉन 30 इंटू 450। तो 29.96 इंटू 450 डिवाइड बाय 30, ये आंसर जो आ रहा है 449.4 मीटर। ठीक है, तो एज सच इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक यहाँ पर जो 449.8 है, 449.4 है, हो सकता है कि यहाँ पर ये आंसर 449.4 ही हो। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता है ही, कंसेप्ट में कोई गलती नहीं है, या हो सकता है कि कोई टाइपिंग के टाइम पे मिसप्रिंटिंग हो गई हो। चलो, इफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए लाइन ए बी विद द बियरिंग measured at A are 40 meter and 30 meter respectively. Estimate the length of a line. आपको लैटिट्यूड एंड डिपार्चर दे रखा है, L तो दे रखा है, यहां पर लैटिट्यूड दे रखा है आपका 40 मीटर, और लैटिट्यूड क्या होता है एक लाइन के लिए, L साइन थीटा, सॉरी L कॉस थीटा, और डिपार्चर दे रखा है आपको 30 मीटर, और ये क्या होता है L साइन थीटा, वेयर स्मॉल l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लाइन एंड थीटा इज इक्वल टू बियरिंग ऑफ द लाइन। आपसे पूछा लेंथ ऑफ द लाइन ए बी, सिंपल सी बात है, इक्वेशन का अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो यहां हो जाएगा L स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ये हो गया अपना टर्म 1। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1600 प्लस 900 दैट इज 50 मीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 50 मीटर इज द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, और इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a compass survey work of an open traverse ABCDE shown in figure, the bearing of first line AB observed was not clearly written in the field. The observed bearing of last line DE was recorded as, तो हमको लास्ट लाइन की बियरिंग दे रखी है as 36 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। इफ द डिफ्लेक्शन एंगल आर, तो डिफ्लेक्शन एंगल दे दिए आपको 31 डिग्री 50 मिनट राइट एट डी, डी पर डिफ्लेक्शन एंगल है। इसी तरीके से सी पर डिफ्लेक्शन एंगल है, बी पर डिफ्लेक्शन एंगल है, और आपसे पूछा है कि बियरिंग ऑफ लाइन ए बी कैलकुलेट कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं एक बार इसको। सॉरी, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक इतना क्लियरली विजिबल भी नहीं होगा ये। देखो यहां पर लाइन ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, एंड देन उसके बाद ई, और आपको जो यहां पर बियरिंग दे रखी है वो लास्ट लाइन की बियरिंग दे रखी है। ये बियरिंग दे रखी है आपको, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, यहां पर मेंशन कर देता हूं, ए बी सी डी एंड ई, और ये आपको बियरिंग भी दे रखी है, कितना है ये जो भी वैल्यू लिख रखी है 36 डिग्री 30 मिनट, और डिफ्लेक्शन एंगल्स दे रखे हैं हर जगह पर, डी पर, सी पर और बी पर। तो डिफ्लेक्शन एंगल कैसे कैलकुलेट होगा देखिए एक बार। डिफ्लेक्शन एंगल का जो क्राइटेरिया उसको भी यूज कर लेते हैं अपन,
बी पर दे रखा है तो बी का डिफ्लेक्शन एंगल हम बना देंगे, सी पर दे रखा है तो सी पर डिफ्लेक्शन एंगल हम बता देंगे, और डी पर दे रखा है तो डी पर डिफ्लेक्शन एंगल हम बता देंगे। अब देखो यहां पर हमको डिफ्लेक्शन एंगल्स भी दे रखे हैं, तो ये एंगल है आपका डिफ्लेक्शन एंगल 31 डिग्री 30 मिनट, और ये है 36 डिग्री 30 मिनट। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम कंजप्टिव है, तो आपके पास जब पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, आपके पास जब पेपर में टाइम हो, सफिशिएंट टाइम हो, तभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन का वेटेज जो है वो इक्वल है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, सोचना है, समझना है, कंसेप्ट लगेगा इसमें। ये जो एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है आपको 42 डिग्री 30 मिनट, एंड देन ये एंगल जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 18 डिग्री 20 मिनट। और आपसे लाइन ए बी की बियरिंग पूछिए तो आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज स्ट्रांग होना होगा कि मुझे यहां बियरिंग को पीछे चलना है, तो मुझे डीई की पता है, बियरिंग डीई की पता है, तो अब मैं डी से सी की बियरिंग कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे पता है ये एंगल कितना है, मुझे डी सी की बियरिंग बतानी है, मतलब ये एंगल मुझे कैलकुलेट करना है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है। अब ये एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये एंगल जो है ओवरऑल एंगल, देखो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा इसमें आपको, ये जो एंगल है ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां से मेरे पास ये एंगल आ जाएगा रिमेनिंग दिस वन, कितना होगा अभी देखते हैं। ये एंगल 180 है, तो 180 में से इन दोनों एंगल को जोड़ के माइनस करेंगे तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। और इस एंगल में हमको पता है कि यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है वो कितना, वो भी कितना है 180 है। तो सिंपल अगर हम देखें तो यहां जो एंगल है ये और ये, ठीक है, ये 180 है, ये हमको मेजर करना है, तो 180 में बस ये एंगल और पता लग जाए तो ये एंगल हो जाएगा आपका, दिस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ, देखो ये एंगल पूरा 180 है, इसमें से ये एंगल मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा। तो मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं 36 डिग्री 30 मिनट प्लस 31 डिग्री 30 मिनट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये एंगल हमको मिलेगा 36 68, ठीक है, ये एंगल हमको कितना मिला है माइनस 180, ये एंगल हमको मिलेगा 112 डिग्री का। तो 112 डिग्री ओवरऑल एंगल, और अगर मैं इसमें से 180 ऐड कर दूं, 180 ऐड कर दूं तो मुझे एंगल मिल जाएगा यहां पर तो ये जो ओवरऑल बियरिंग है ये बियरिंग मुझे मिली है यहां पर 180 प्लस 112 दैट इज 292 डिग्री। तो मुझे डीसी लाइन की बियरिंग पता लग गई। देखो फर्स्ट कैलकुलेशन से मुझे किसकी पता लग गई, यहां पर डीसी लाइन की बियरिंग पता लग गई। अब यही बार बार आपको करते जाना है, तो मैं यहां लिख देता हूं बियरिंग ऑफ डीसी, डीसी ये है 292 डिग्री। अब जब डीसी की पता लग गई तो सीडी की भी बता सकते हो, सीडी की हो जाएगी यहां पर बियरिंग ऑफ सीडी 180 माइनस कर देंगे, 292 माइनस 180, तो ये फिर से 112 हो गई, ठीक है। तो हमको ये बियरिंग पता लग गई, हमें फ्रेम लगा देते हैं। अब इस बार जो है हमको बियरिंग कौन सी पता लगी है वो उसको ड्रॉ कीजिए प्रॉपरली। हमको इस बार जो बियरिंग पता लगी है ये लगी 112 डिग्री, ये वाली। अगर मैं ये एंगल मेजर कर लूं ये वाला, अब क्योंकि मुझे सीबी की बियरिंग कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल सीबी की बियरिंग कितनी हो जाएगी, यहां से लेके
और ये वाला एंगल। तो ये तो एंगल 180 है ही, बस मुझे ये एंगल और पता लग जाए, ये एंगल मुझे पता लग जाए कि ये एंगल कितना है। तो ये इस टोटल एंगल में से अब जो 112 डिग्री आया है उसमें से अगर मैं 42 30 मिनट माइनस कर दूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो इस एंगल की जो वैल्यू है वो देखते हैं अपन कितना आएगा। 112 डिग्री माइनस 42 30 मिनट, तो 112 माइनस 42 डिग्री 30 मिनट, 112 डिग्री माइनस 42 डिग्री 30 मिनट, ये आएगा आपका 69 डिग्री और 30 मिनट ये एंगल। और इसमें अगर मैं 180 ऐड कर दूं तो मुझे बियरिंग ऑफ ये लाइन बियरिंग ऑफ सी भी मिल जाएगा। तो 180 ऐड करते ही ये हमको बियरिंग मिल जाएगी 180 प्लस 69 30, तो प्लस 180 डिग्री, ये हो गया 249 30, 249 30। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हमें सीबी की बियरिंग मिली है, तो सीबी की हो गई हमारे पास में 249 30। और अगर हम इसमें 180 ऐड करते हैं या 180, अब डिफरेंस चेक करना है, तो ये जो लाइन है देखो, अगर मैं इसमें से बीसी की कैलकुलेट करना चाहता हूं तो बीसी की हो जाएगी 180 माइनस कर देंगे 249 डिग्री 30 मिनट माइनस 180, एक मिनट, 249 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री 69 30, तो 69 30। ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल और ये एंगल यहाँ पर बराबर ही होगा, तो हालांकि कैलकुलेट करके देख लिया वही आएगा, तो फिर से रेफरेंस फ्रेम लगाया तो हमें एंगल मिल गया कौन सा, इस बार ये वाला बीसी की बियरिंग मिलेगी। और आपसे पूछा क्या है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है, अच्छा बियरिंग ऑफ ए बी, तो अब सिंपल बीए की बियरिंग हमें मिल जाएगी। बीए की बियरिंग क्या होगी कि अब देखो ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है और 180, अब हमें बियरिंग मेजर करनी है दिस वन। तो अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए, तो ये एंगल मुझे पता है 69 कितना है, ये 69 30, ये एंगल मुझे पता है 69 30 है, और इसमें ये एंगल ऐड कर दूं तो 180, ये जितना भी एंगल है ये सब कुछ ऐड करते हुए चलें तो हमें बियरिंग ऑफ बीए मिल जाएगा। तो बियरिंग ऑफ ए बी एग्जैक्टली इन दोनों को ऐड करने से ही हमें मिल जाएगी, और वो हो जाएगी अपनी 69 डिग्री 30 मिनट प्लस 18 डिग्री 20 मिनट, ये है 8750। हालांकि ये बियरिंग ऑफ ए बी है, बट मैं आपको बियरिंग ऑफ बी ए बता देता हूं। तो 180 ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको प्लस 180 267 डिग्री 50 मिनट। तो देखो ये किसकी मिली हमें, ये मिली है बी ए की। तो बी ए की जो बियरिंग है वो है 267 डिग्री 50 मिनट। अगर हमें ए बी की चाहिए तो इसमें से हम 180 माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस करते ही वही वैल्यू आ जाएगी जो अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, 8750। ठीक है, तो ये है हमारी बियरिंग। अब 8750 को बताना है किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का 87 50 20 जो भी है, एक बार देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में दिस वन। सो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे इसको, बट इसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इस तरह के क्वेश्चन में काफी टाइम वेस्ट होता है, तो कई बार इसको सबसे लास्ट में भी रखना चाहिए जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो। ठीक है जी, तो डिफ्लेक्शन एंगल का, इसमें डिफ्लेक्शन एंगल और बियरिंग्स का कुछ कंसेप्ट है, और वहां से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल का डिसएडवांटेज क्या है, एक बार चेक करते हैं। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। डिसएडवांटेज पूछा है, इट रिप्लेसेस कंपास सर्विंग इन मैग्नेटिक एरियाज, बिल्कुल ये एडवांटेज है। इट इज इसेंशियली ए ट्राइपॉड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसमें ट्राइपॉड भी जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है। इट इज सिंपल एंड चीपर देन थियोडोलाइट सर्वे। देखो ये सब कुछ इसके क्या हैं, एडवांटेज हैं। बस इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमको हमेशा ट्राइपॉड की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द प्लेन टेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो कन्वर्ट द होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग दे रखी है 336 डिग्री 40 मिनट टू रिड्यूस बियरिंग। ऑब्वियस सी बात है, किस क्वाड्रेंट में है ये क्वाड्रेंट है आपका नॉर्थ वेस्ट। तो एक बार हम नॉर्थ वेस्ट की देख लेते हैं कि कितनी बियरिंग्स दे रखी हैं। देखो नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। विदाउट कैलकुलेशन भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेंट देखने से ही हम इसका आंसर कर सकते हैं। लाइन की होल सर्कल बियरिंग ये है 3, 36, 40। अब बस इसको 360 में से माइनस करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में केवल एक ही वैल्यू दे रखी है 23, 20। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो सेशन। थैंक यू सो मच। और इस तरह की वीडियो से आप अपने प्रैक्टिस को बूस्ट करते रहिए। एग्जाम आपके काफ़ी पास में है, इसलिए अपनी प्रैक्टिस को और भी जोर शोर के साथ में अपने पूरे तन मन धन के साथ में इसको बूस्ट करते रहिए। थैंक यू।